हेलो, नमस्कार, राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं कि तुम लोग जहाँ भी होगा लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त, ज़बरदस्त होगा और अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो इसमें हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 11th का NCERT एक्सरसाइज और एग्जाम्पल। ठीक है, तो क्लास 11th का फिजिक्स हम लोग देखने वाले, जैसे हमें स्टार्टिंग में बताया था क्या क्या हम लोग के चैनल पे, मतलब इस चैनल पे मिलने वाला है। तो क्लास 11th का फिजिक्स, क्लास 12th का फिजिक्स, क्लास 10th का मैथमेटिक्स। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम लोग क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स में, यूनिट एंड मेजरमेंट, उसका कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चन और कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, मतलब जो सेम टॉपिक पे रिलेटेड हुआ। जैसे मान लो अगर हम लोग एग्जाम्पल का कोई क्वेश्चन उठा रहे हैं, किसी एक टॉपिक पे रिलेटेड है, अगर हमको ऐसा लगे कि उस टॉपिक को बताना जरूर, तो उस टॉपिक को भी डिस्कस कर लेंगे और उसी टॉपिक से रिलेटेड अगर एग्जाम एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा तो वो भी हम लोग कर लिया करेंगे। तो इससे ये होगा कि वो टॉपिक पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है अपने पास एग्जाम्पल का NCERT में क्या है। तो भाई क्या है, तो यहाँ पे है ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर टू बी इतना मीटर, व्हाट आर द टोटल। तो एक साइड दे रखा है क्यूब का जो दे रखा है 7.203 मीटर, और पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या हो जाएगा टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे एक चीज़ आ गई जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में कुछ जान लिया जाए उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर अगर बात कर रहा है तो सिग्निफिकेंट मतलब जिसका महत्व हो, और फिगर मतलब चित्र नहीं बनाना। यहाँ फिगर का मतलब नंबर्स के बारे में बात हो जाए, तो वैसा नंबर जिसका वैल्यू होगा उसको हम लोग बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहाँ पे हम डेफिनेशन नहीं लिखाएंगे, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे कुछ एग्जाम्पल से। कुछ नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं उससे समझते हैं। जैसे मान लो अगर हम कुछ एग्जाम्पल लिखना चाहें, सबसे पहले हम लिख दिया 2700, फिर अगर दूसरा लिखें 4, तीसरा लिख देते हैं 1002, चौथा लिख देते हैं 0.00123, फिर लिख देते हैं 0.01201, फिर लिख देते हैं 0.01200। जैसे ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, इस एग्जाम्पल से हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को समझने का कोशिश करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना सारा है और किसको बोलते हैं। जैसे मान लो ये जो नंबर लिखे हैं हम लोग, इस नंबर से हम लोग ये जानेंगे कि यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर हम कैसे बोल दें, तो यहाँ पे ये जो 2 है और ये जो 7 है, यही है सिग्निफिकेंट फिगर। तो जब कभी भी हम लोग किसी नंबर को देख रहे हैं जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स है, नॉन ज़ीरो डिजिट्स, उसको हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर का पहला पॉइंट तो यही हो गया कि अगर किसी में सिग्निफिकेंट फिगर ढूंढना है तो सबसे पहले उसमें क्या देखेंगे, नॉन ज़ीरो डिजिट। तो उसी हिसाब से अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा अपने पास 4। अब ये कैसे, अभी तो हम थे वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है, लेकिन देखना पड़ेगा कि वो नॉन ज़ीरो डिजिट को कैसे अरेंज किया गया है या फिर ज़ीरो डिजिट्स को कैसे अरेंज किया गया है। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग बात कर ले 2700 लिखा है, तो ये जो ज़ीरो है लास्ट में, तो यहाँ पे ज़ीरो को नहीं लेंगे। लेकिन अगर 1002 को देख लें तो ज़ीरो जो है बीच में, मतलब नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर के बीच में। तो अगर नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर के बीच में है तो वहाँ पे हम लोग का ज़ीरो को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब अगर ज़ीरो बीच में आ रहा है तो इन्वॉल्व होगा, लेकिन जीरो अगर लास्ट में आ रहा है तो इन्वॉल्व नहीं होगा। इतना बात समझ आएगा इन दोनों एग्जाम्पल से। अब यहाँ पे बात कर लें तो यहाँ पे तो सीधा सीधा हो जाएगा 4, क्योंकि अभी ये क्या है, ऑल नॉन ज़ीरो, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट। तो जितना नॉन ज़ीरो डिजिट है सब सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। तो यहाँ तो 4 हो गया। तो यहाँ देखो पहले क्वेश्चन से और तीसरे क्वेश्चन से यही हम बताना चाह रहे थे कि अगर ज़ीरो लास्ट में लगा है तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं लेंगे, लेकिन अगर ज़ीरो बीच में लगा तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में लेना पड़ेगा। ये तो ऐसा नंबर हो गया जो अपने पास था, होल नंबर था। अब हम लोग बात करें ऐसे नंबर के बारे में जो डेसिमल नंबर है, कि डेसिमल नंबर में क्या कहानी होगा। तो डेसिमल नंबर में थोड़ा सा कहानी बदल जाता है। अब वो बदलाव को क्या है, यहाँ पे अगर सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बात करेंगे तो वो हो जाएगा 3। ठीक है, तो हो गया, क्योंकि हम लोग अगर बात करेंगे तो डेसिमल के बाद क्या है, ज़ीरो। लेकिन अगर डेसिमल के बाद ज़ीरो है तो उसको हम लोग नहीं लेंगे, जो नंबर्स है, जो नॉन ज़ीरो डिजिट है उसी को लेंगे। फिर इस जीरो को कब लेंगे, तो इस जीरो को जैसे यहाँ पे ले रहे थे, जो यहाँ बात हो रहा था लगभग वैसा ही बात यहाँ पे भी होगा। जैसे नंबर्स के लास्ट में ज़ीरो था तो नहीं ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे अगर जैसे मान लो इसको रिलेट करना चाहे इससे, इससे ये हम कह रहे थे कि नंबर के लास्ट में ज़ीरो तो नहीं लेंगे, लेकिन डेसिमल में अगर नंबर के लास्ट में ज़ीरो है तो लेना पड़ेगा।
जो जितना प्रिसाइज वैल्यू बताएगा उसको हमको लेना पड़ेगा। जैसे इस वाले केस में अगर हम लोग बात कर लें, सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 4, तो इस वाले केस में सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 यहाँ पे 0 को लिया जाएगा। जब तुम लोग लिखा होगा ना पॉइंट सिग्निफिकेंट फिगर का, तो यही सब वर्ड्स में लिखा होगा जिसको हम नंबर से समझा रहे हैं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गया, क्योंकि डेसिमल अगर ए 1 से छोटा नंबर है और लास्ट में हम लोग 0 लिख रहे हैं तो वहाँ पे 0 का वैल्यू होगा और उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में लेंगे। सेम केस अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 बोल रहे 4 लिख रहे हैं, तो 1 2 3 4। अब वही चीज़ यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गया, क्योंकि जो डेसिमल के बाद 0 लगा है ठीक है, लेकिन वो नंबर से पहले लगा है। अगर मान लो इसी चीज़ को हम ऐसे लिखते हैं, मान लो 0.001230, अगर हम ये लिख दें और पूछे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएगा, क्योंकि हमको डेसिमल के पास 0 तो लेना है, लेकिन नंबर के लास्ट में जो 0 लग रहा हो वो लेना है। ऐसा नहीं कि नंबर के पहले जो 0 लगा उसको लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर का कहानी समझ आया होगा। बहुत कुछ ये है नहीं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सीधा सीधा एक्सरसाइज क्वेश्चन पे। जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का एग्जाम्पल क्वेश्चन जो है अपने पास क्यूबल, उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फटाक से आगे बढ़ेंगे। तो क्या है पहला क्वेश्चन अपने पास? तो पहला क्वेश्चन है अपने पास कह रहा है कि ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर टू बी, मतलब साइड जो दे रखा अपने को, पेन लेना पड़ेगा ना इसके लिए, जो साइड दे रखा है वो कितना दे रखा है, किसका साइड दे रखा है, साइड ऑफ क्यूब कितना दे रखा है 7.203 मीटर दे रखा है। और क्या फाइंड करना है अपने को, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है और वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। तो फाइंड कर लिया जाएगा, उसमें क्या है। तो जब कभी भी अपने को टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला कुछ होता है, वो फार्मूला लिखना पड़ेगा अपने को। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 6 × h का होल स्क्वायर, ठीक है। उसी हिसाब किताब में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है h का होल क्यूब, h का होल। अब एक बार क्वेश्चन देख ले, यूनिट चेंज के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो हमको मीटर में ही लेके सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया 6, ये हो गया 7.203 का स्क्वायर, ये हो गया 7.203 का होल क्यूब। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू कितना आएगा, थोड़ा सा शेटिंग कर लें। अच्छा दे ही नहीं रखा, डायरेक्ट आंसर लिखा है, मतलब बुक में डायरेक्ट आंसर ही लिखा है, वो डायरेक्ट आंसर हम भी लिख दे रहे हैं, फिर आगे तुम लोग एक्सप्लेन करते हो। ये तो तुम लोग कर ही लेगा ना, इसका स्क्वायर करना फिर 6 से मल्टीप्लाई करना। तो जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 311। थोड़ा थिकनेस बढ़ाना पड़ेगा पेन का, हमको ऐसा लग रहा है, हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है। तुम लोगों को क्या लग रहा है, 3, हाँ ये ठीक है। 299,254 मीटर स्क्वायर। उसी हिसाब किताब में जो वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम कितना आया है इसको भी चेकिंग कर लें हम। वो आया है 373.714,754 मीटर क्यूब भी आया है। अब इन दोनों को हमको सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना। अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होगा, 311 तो होगा, लेकिन ये जो पूरा नंबर है इसको हम लोग छोटा कर देंगे। तो छोटा मतलब जो नियरेस्ट राउंड फिगर होगा उसमें करना। तो ये 299 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 300, लेकिन 300 को भी हम लोग क्या लिखेंगे, केवल 3 लिखेंगे। सेम कहानी यहाँ पे क्या था, 373 था, डेसिमल 714 है, तो 714 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 700, तो 700 की जगह पे हम केवल क्या लिखेंगे 7, मतलब नियरेस्ट जो राउंड फिगर होगा उसमें करना है। तो ये अपना मीटर स्क्वायर ये आंसर आ गया, मीटर क्यूब ये आंसर आ गया सिग्निफिकेंट फिगर में। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इसी में जो मतलब एग्जाम्पल में ही जो सेकंड क्वेश्चन है वो अब हम लोग सॉल्व करने चलते हैं। तो वो कह रहा है, क्या कह रहा है सुनो भाई, क्या कह रहा है, कुछ कह तो रहा है। तो कह रहा है कि 5.7 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ऑक्यूपाई 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब मास दे रखा। देखो क्वेश्चन पढ़ के ये क्लियर हो जाना चाहिए क्या क्या दे रखा है अपने को और क्या निकालना है। ये क्लियर हो जाएगा तो सॉल्व करने का चांसेस बढ़ जाता है। तो अगर हम लोग बात कर ले क्या दे रखा है, ग्राम, मतलब मास दे रखा है 5.74 ग्राम, ठीक है। ऑक्यूपाई 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम दे दिया सेंटीमीटर क्यूब, 1.2 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम दे दिया। अब हम लोग को क्या बोला है कि डेंसिटी फाइंड करना है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम। मास कितना है अपने पास, दादा चलते तो मास, दादा नाचते तो मास, ग्राम, और वॉल्यूम कितना है 1.2
सेंटीमीटर क्यूब। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 12 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो फिर से हम चीटिंग कर लें, आ जाएगा 4.8 और यूनिट आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर हो गया। अब देखिए डायरेक्ट 4.8 आ रहा है क्या, तो 12 4 या 48 84, हाँ मतलब आस पास में आ रहा है। जैसे अगर हम लोग बात करें, चलो एक स्टेप और तुम लोगों के लिए हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। जैसे देखो डेसिमल अगर हटाएं हम लोग दोनों का तो क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा 574 और यहाँ मिलेगा 120, ठीक है, यही मिलना है। अब 120 मतलब यूनिट तो है ही, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब यूनिट भी लिख देते हैं। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4 बार में जाएगा, 4 बार में 480 आएगा, बचेगा कितना 74 और 20 94 बचेगा। अब 12 के टेबल में 94 कितने बार में आता है, तो 12 के टेबल में 94 आते ही नहीं, 96 आता है, कितने बार में आता है 8 बार में आता है। तो अगर हम लोग मान लो डेसिमल लगाएंगे तो वो 940 हो जाएगा, जो 94 था वो 940 हो जाएगा। अब 940 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से तो 100 बचेगा, याद है, जैसे 12 7 या 84। अब 84 मतलब 840 को 940 से माइनस करेंगे 100 बचेगा, फिर 100 बचेगा तो उसको डिवाइड करेंगे फिर 120 से 1000 को, तो फिर से कहीं ना कहीं 8 के आसपास जाएगा। तो कुल मिला के और आगे आएगा, लेकिन हम 2 ही डेसिमल तक लिख रहे हैं, 4.78 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे 4.8 लिख देंगे, ठीक है। इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई बहुत बड़ा 30 मार्क का चीज़ नहीं था। 4.8 इसको हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे पर सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ से डिवाइड करके, क्योंकि जो जैसे मान लो इसको हम डिवाइड करते 12 4 या 48 आता, फिर बचता कितना 8 7 2 9 9 बचता, ये 94 होता। 12 के टाइम में 94 नहीं आता, लेकिन उसके आसपास 96 आता है, कितने बार में आता 8 बार में, तो डायरेक्ट 8 आ जाता, तो ये स्टेप बच जाता अपना, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ आया होगा। तो 2 क्वेश्चन हम लोग कर लिए रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट फिगर, और सिग्निफिकेंट थोड़ा सा टॉपिक भी देख लिए हम लोग। तो ऐसे ही करते चलेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक जानने समझने लायक उस टॉपिक को भी डिस्कस कर लेंगे। बाकी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो 2-3 चीज़ों का एकदम ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि दे क्या क्या रखा है, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, और अपने को किन चीज़ों का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग वहाँ पे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेट अस कंसीडर्ड हाफ mv², मतलब एक चीज़ दे रखा है हाफ mv², हाफ mv² इज इक्वल्स टू mgh, ये दे रखा है mgh। अब फिर कह रहा है कि वेयर m इज मास, v इज वेलोसिटी, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज द हेड, चेक वेदर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायमेंशनल एनालिसिस। अब इसमें क्या होता है, डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग कोई भी फॉर्मूले का करेक्टनेस चेक करते हैं, और इस वाले क्वेश्चन में वही पूछा है। ये जो एग्जांपल हम लिखे हैं हाफ mv² इज इक्वल्स टू mgh, इसमें पूछा है कि चेक वेदर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो कोई भी अगर हमको फार्मूला निकालना हो, मतलब हम लोग अभी तक कुछ भी पढ़े नहीं है फिजिक्स में, लेकिन किसी रैंडम टॉपिक का, जैसे एक क्वेश्चन है आगे, ठीक है, एक क्वेश्चन है आगे, उस क्वेश्चन में अपने को फार्मूला ही निकालना है टाइम पीरियड का, एक सिंपल पेंडुलम का। तो हम लोग को फार्मूला निकालना, लेकिन हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि वो टाइम पीरियड किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो हम लोग फार्मूला भी निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन के मदद से हम लोग फार्मूला निकाल सकते हैं। डायमेंशन के मदद से हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि कोई इक्वेशन दे रखा है वो सही है कि गलत है, और यही चीज़ यहाँ पूछा है, इस वाले क्वेश्चन में यही पूछा है कि ये जो इक्वेशन दे रखा है वो सही है कि गलत है। तो वो कैसे पता चलेगा, तो अगर हम लोग दोनों साइड का डायमेंशन लिखेंगे और दोनों साइड का डायमेंशन सेम आ जाएगा तो इसका मतलब ये फार्मूला सही है, और अगर नहीं आएगा तो मतलब ये फार्मूला गलत है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। हाफ mv², तो हाफ तो कांस्टेंट है, मास के लिए जो डायमेंशन हो जाएगा m हो जाएगा, और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि तुम लोगों को ये मालूम होगा कि डायमेंशन लिखते कैसे। तो डायमेंशन को क्लोज्ड ब्रैकेट में लिखते हैं कैपिटल के साथ, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, उसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से हम लोग डायमेंशन लेते हैं। तो मास के लिए जो डायमेंशनल क्वांटिटी होता है वो होता है m। v हो गया वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला से ही डायमेंशन आता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन हो जाएगा l, टाइम का डायमेंशन हो जाएगा t, तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा LT-1, लेकिन यहाँ पे लिखा v², मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना, इसका स्क्वायर करना होगा, तो ये आ जाएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये आएगा L² और साथ में T-2, तो ये आ गया किसका डायमेंशन, हाफ mv² का डायमेंशन हम लोग लिख दिया। अब इसी तरीके से इसका डायमेंशन लिखते हैं m हो गया मास,
जी के बारे में क्या बोला था, जी था एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एसेलरेशन है, और एसेलरेशन का डायमेंशन होता है एल टी माइनस टू। कैसे होता भाई, क्योंकि ये एसेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, एसेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया एल टी माइनस वन, और नीचे एक और टी है, एक और टी नीचे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एल टी माइनस टू। तो जो एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन हो गया वो एल टी माइनस टू हो गया। और हाइट है, हाइट मतलब लेंथ हो गया, मतलब एक और एल लगाएंगे यहाँ पे, तो उस एल को लगाने के बजाय हम क्या लिखते हैं, एल स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि दो एल हो जाता है अपने पास। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। अब क्या दिख रहा है, दोनों तरफ इक्वल दिख रहा है क्या, दोनों तरफ हम लोग जो डायमेंशन ले हैं दोनों तरफ इक्वल डायमेंशन दिख रहा है, ये वाला और ये वाला पार्ट है, सेम दिख रहा ना। तो अगर सेम दिख रहा मतलब गिवन इक्वेशन क्या लिख देंगे, पेन चेंज कर दे, गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। यही पूछा था कि गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो हम लोग क्या किए, सॉल्व किए, सॉल्व कर रहे हैं कैसे किए, डायमेंशनल क्वांटिटी से डायमेंशन दोनों तरफ निकाले, अगर दोनों तरफ इक्वल आ गया मतलब फॉर्मूला करेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ आएगा, बहुत टफ कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा बुद्धि लगाने का बस ज़रूरत है, तो बाकी अपना काम होता जाएगा। अब इसके बाद का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए। इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जे, एनर्जी का यूनिट दे रखा है अपने को, कितना क्या दे रखा है, जे इज इक्वल्स टू के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट दे रखा है, ठीक है। आगे बात कर रहा है कि डेट ऑफ स्पीड v मतलब वेलोसिटी, उसका यूनिट दे रखा है, एक्सेलरेशन का यूनिट दे रखा है, विच ऑफ द फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बिलो, कैन यू रूल आउट द बेसिस ऑफ डायमेंशन। अच्छा, नीचे जो है मतलब 5, ये भी तुम लोगों के पास बुक होगा या फिर हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन डिस्प्ले कर देने का। तो ये जो क्वेश्चंस में 5 ऑप्शन दे रखा है, बोल रहा है कि इसमें से कौन सा रूल आउट ऑन द बेसिस, रूल आउट मतलब उसको बाहर निकाल सकते हो, ओमिट कर सकते हैं कि इसमें से 5 फार्मूले से कौन सा ऐसा, 5 में से कौन सा फार्मूला है जो काम का नहीं है काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो फिर से वही बात, अगर हमको चेक करना है कोई फार्मूला सही है या गलत है, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ के डायमेंशन को चेक करते हैं। अगर दोनों तरफ का डायमेंशन सेम आ जाएगा मतलब वो फार्मूला सही है, अगर सेम नहीं आएगा तो वो फार्मूला गलत है। तो यहाँ पे एक एक करके सबको चेक करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं ए नंबर जो दे रखा के, यहाँ लिखेंगे ना, के इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर और वी क्यूब। तो एम स्क्वायर और वी क्यूब दे रखा है, तो के मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मतलब ये लेना अपने को। अब इसका हम डायरेक्ट डायमेंशन लिखें, के जी मतलब हो गया मास, ज़्यादा चलते तो मास, मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर मतलब टी माइनस टू। ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन, हर जगह ये इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे हम लोग लिख ले दिया अपने को मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी का क्यूब, एम स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर कहने का मतलब हो गया, मीटर नहीं मास है ना ये, एम मास होना चाहिए। एम स्टैंड फॉर, हाँ क्वेश्चन में लिखा है एम स्टैंड फॉर मास ऑफ द बॉडी, तो एम हो गया मास अपने पास, तो ये हो गया मास स्क्वायर, और वी हो गया वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या यूनिट है, मीटर पर सेकंड। देखो साइड में लिख लिया करो, नहीं आ रहा ना तो साइड में लिख लिया करो, वेलोसिटी का है मीटर पर सेकंड। मीटर कहने का मतलब हो गया लेंथ, टाइम कहने, सेकंड कहने का मतलब टाइम हो गया, तो मतलब वेलोसिटी का हो जाएगा एल टी माइनस वन, और साथ में क्यूब लगाया तो क्यूब लगाया तो दोनों के पावर क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे लिख देंगे एम एल क्यूब टी माइनस 3। तो यहाँ पे दोनों तरफ सेम आ रहा क्या, नहीं आ रहा, तो मतलब ये फॉर्मूला क्या है, गलत है। ये नहीं लेंगे तो मतलब ये ओमिट हो गया। सिमिलरली हम लोग चेक करेंगे बी नंबर, अब इसी तरीके से बी नंबर को चेक कर लिया जाए, तो एक तरफ का यूनिट तो हमेशा सेम ही रहना है, वो तो कभी बदलना है। एक तरफ हो गया काइनेटिक एनर्जी, दूसरी तरफ है अपने पास हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अभी हम लोग देखे थे काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या लिखे थे, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, फिर हाफ का कोई मतलब नहीं है, वो तो कांस्टेंट है। एम के जगह पे मास, वी कहने का मतलब एल टी माइनस, अब यहाँ देखे थे वेलोसिटी मीटर, तो एल टी माइनस, तो एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। वैसे तो इसका होता है वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, लेकिन स्क्वायर लगा तो दोनों में स्क्वायर। अब यहाँ तो जादू देखने को मिल गया, मतलब यहाँ पे दोनों तरफ क्या हो गया, दोनों तरफ सेम आ गया, और अगर दोनों तरफ सेम आ गया तो मतलब ये क्या है, सही है। मतलब सेकेंड वाला फार्मूला जो दे रखा है वो सही दे रखा है। फिर आगे हम लोग बात कर लें, तीसरे वाले को चेक कर लें।
उंगली पकड़ के चला। तो तीसरा वाला है अपने पास एम ए। एम है अपने पास मास, ए है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का होता है एल टी माइनस टू। तो देखो सेम है क्या? नहीं है, ये टी है भाई मेरे। हाँ, एम एल टी माइनस टू। अरे सेम तो है, देखा नहीं? सेम तो है। अरे राजा, ये स्क्वायर होगा ना, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अगर इसका देखेंगे दोनों तरफ सेम नहीं है तो ये गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथा क्या दे रखा अपने को? 3/16 एम वी स्क्वायर। 3/16 एम वी स्क्वायर। तो वही बात है, 3/16 का कोई मतलब नहीं। एम हो गया मास, वी स्क्वायर। वी स्क्वायर करने का मतलब, इसको हटाओ यार, ये कन्फ्यूज। वी का मतलब मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर कर देंगे तो मीटर मतलब एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो फिर से सेम, तो मतलब ये भी करेक्ट है। तो ये कौन सा था? डी नंबर था। अभी हम लोग क्या कहते हैं कि बी करेक्ट आया और डी करेक्ट आया। सब यहाँ लिख देते हैं ए, इसको साफ करते पहले कौन कौन सा सही है, नहीं तो बाद में फिर कन्फ्यूज़न होने लगेगा ना। ये हो गया अपने पास ए। अरे यार चल जा पेन। ए बी सी डी ई। अब कौन सा सही है कौन सा गलत है वो देख लें। तो ए गलत था, ए अपने पास गलत था, बी अपने पास सही था, सी गलत था, और डी अभी सॉल्व किया ना हम लोग। हाँ, डी सही था। ई अब चेक कर ले, तो ई क्या है, ई के साथ क्या कहानी है, तो उसको साफ करके ई को भी देख लेते हैं। ई कह रहा है कि हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम ए, तो और अलग ही बवाल चल रहा है। हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम ए, इसका डायमेंशन अलग आएगा, इसका डायमेंशन अलग आएगा। दोनों डायमेंशन को हम लोग ऐड कर नहीं सकते हैं, तो इसको सॉल्व भी करने की आवश्यकता नहीं। मान लो इसका डायमेंशन हम लिख दिया, अरे यार पाँव लग गया, कैमरा टेढ़ा हो गया तो क्या बात कर रहे हैं, ये हो गया। ये इसका डायमेंशन अलग आएगा, इसका डायमेंशन अलग आएगा। दो डायमेंशन को हम लोग ऐड नहीं कर सकते, दोनों को सेपरेट अलग अलग लिख सकते हैं। तो जब डायमेंशन को ऐड ही नहीं कर सकते तो इसको सॉल्व करने का मतलब ही क्या है? क्योंकि यहाँ पे अपने पास सीधा सीधा क्लियर है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, लेकिन यहाँ पे तो आएगा ही नहीं, तो ये भी गलत है। तो बात हो गई, ये भी गलत। तो केवल अगर फिगर आउट कर रहे हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं, बी और डी करेक्ट है, ए सी ई जो है वो इनकरेक्ट है। लेकिन अगर हम लोग बात कर ले कि दो चीज़ कैसे करेक्ट हो गया, दो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे करेक्ट हो गया, तो अगर दोनों का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे क्या क्या दे रखा है। तो बी नंबर दे रखा था हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का, ये दे रखा था हाफ एम वी स्क्वायर, और डी नंबर दे रखा था 3/16। देखो ये भी सोचना है, बस जितना क्वेश्चन बोला उतना करके चले जाएंगे तो फिर बहुत कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो अपने को बी मिला करेक्ट, डी मिला करेक्ट। हाफ एम वी स्क्वायर एक फार्मूला है, दूसरा फार्मूला है 3/16 एम वी स्क्वायर। दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है, मतलब क्या बदलाव है केवल? मेरे हिसाब से कांस्टेंट का। मतलब बी में देखेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर है, डी में देखेंगे तो 3/16 एम वी स्क्वायर है। लेकिन जो वेरिएबल क्वांटिटी है इन दोनों क्वेश्चन में, जो वेरिएबल क्वांटिटी है, वेरिएबल क्वांटिटी जो है कौन सा, एम वी स्क्वायर और एम वी स्क्वायर दोनों में सेम है। बस फर्क किसका है यार, ये तो चला सॉरी हाफ है और 3/16 है। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म की वजह से ही थोड़ा सा मामला फंस जाता है डायमेंशन में। डायमेंशनल एनालिसिस कांस्टेंट टर्म के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है। अगर हमको पूछ दिया जाए कि दोनों में करेक्ट फार्मूला कौन है तो हम नहीं बता पाएंगे, फ़िलहाल नहीं बता पाएंगे कि दोनों में करेक्ट फार्मूला कौन है, क्योंकि डायमेंशन से हम लोग कांस्टेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो फिलहाल इसको यहीं पे, क्योंकि अब दोनों फार्मूला है, हम मेरे हिसाब से इस अभी तक जितना पढ़े हम लोग, अभी तक जो 2-4 क्वेश्चन अभी तक जितना पढ़े उस हिसाब से ये दोनों फार्मूला करेक्ट है। लेकिन एग्जैक्ट कौन सा सही है ये जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा एग्जैक्ट कौन सा सही है। ठीक है, तो ये उसका कमी भी है डायमेंशनल का। अब चलते हैं फर्दर, दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है अपने पास, तो वो भी अच्छा क्वेश्चन है, और ये एक दूसरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है डायमेंशन का। अभी हम लोग क्या देखें, पहला प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखें डायमेंशन का, कि हम लोग को किसी इक्वेशन को चेक करना है वो सही है कि गलत है, वो हम चेक कर सकते हैं। लेकिन मामला कहाँ फंस जाएगा, अगर कांस्टेंट दो कांस्टेंट आ गया सेम फार्मूला के साथ तो हम नहीं बता पाएंगे कि कौन सा फार्मूला सही है। तो उसी हिसाब किताब में जो अपना अगला क्वेश्चन है वो अब देखा जाए कि अब डायमेंशन है, और इसमें हम लोग डायमेंशन का एक अलग एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या देखें, इक्वेटर के
के बारे में कोई जानकारी नहीं है अपने को, बस एक छोटा सा जानकारी होना चाहिए कि जिस चीज़ का फॉर्मूला निकालना है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। अगर हमको ये जानकारी है तो उस पर्टिकुलर चीज़ का हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो एक पेंडुलम हो गया, ये एक हो गया अपने पास सीलिंग मान लेते हैं इसको, ठीक है। फिर दूसरा हम लोग एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, ये हो गया स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग मतलब पीने वाला नहीं, ये धागा हो गया, ठीक है। फिर साथ में हम लोग इसके साथ एक ले लिए बॉब। बॉब मतलब एक छोटा सा, अच्छा ये हो रहा है क्या, शेप नहीं सेलेक्ट हुआ है, तो ये हो गया एक अपने पास बॉब, ठीक है। ये कुछ कहानी हो गया। अब क्या कर रहे हैं कि कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट अंडर द एक्शन फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब इसको हम लोग एक्सेलरेट करा रहे हैं, इसको हम लोग ऑसिलेशन करा रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कहने का मतलब इसको हम एक बार इस एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गए, वहाँ से छोड़े तो ये आएगा ये अपने दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर आएगा अपने मीन पोजीशन पे, तो ऐसे बार बार करेगा, तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेशन। तो अपने को फाइंड करना है, सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड। अपने को टाइम पीरियड निकालना है कि ये जो ऑसिलेशन हो रहा है तो एक ऑसिलेशन में कितना समय लगेगा। कहने का मतलब जब हम इसको एक एक्सट्रीम पोजीशन से ले जाके छोड़ रहे हैं, वापस अपने जो मीन पोजीशन पे आ रहा है, तो इस पूरे प्रोसेस में उसको कितना टाइम लगेगा, इसका फॉर्मूला निकालना है। तो जब कभी किसी भी चीज़ का फॉर्मूला निकालना है अपने को डायमेंशन का इस्तेमाल करके, तो हमको ये पता होना चाहिए वो फैक्टर जिसका फॉर्मूला निकालना। तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला निकालना है, टाइम का। ये जो फैक्टर है किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है ये मालूम होना चाहिए। अगर ये मालूम है तो हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और ये चीज़ क्वेश्चन में दे रखा है, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन इट्स लेंथ। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे। फिर आगे किस पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द बॉब पे, मास पे। फिर डिपेंड कर रहा है ग्रेविटी पे। इन चीज़ों पे वो डिपेंड कर रहा है, लेकिन हमको ये नहीं मालूम है किस पावर पे डिपेंड कर रहा है। लेंथ पे किस पावर पे डिपेंड कर रहा है, तो हम उसको मान लिए एक्स। मास पे किस पावर पे डिपेंड कर रहा है, वाई। जी पे किस पावर पे डिपेंड कर रहा है, जी। जेड को जी, जेड पावर पे डिपेंड कर रहा है। भाई हम लोग मिलेनियल हैं, जेन जी वाले जो होंगे जी बोलेंगे ठीक है। तो क्या बात हो गया, एल पे एक्स पावर हो गया, एम पे वाई पावर हो गया, जी पे जी पावर हो गया, जी। तो ये पावर पे डिपेंड कर रहा। अब अगर हम लोग बात कर ले फार्मूला निकालने का, तो इसी को सॉल्व कर लेंगे हम लोग। कहाँ गया यार पेन, हाँ इसको सॉल्व कर लेंगे तो फार्मूला निकल जाएगा। अब सॉल्व कैसे करना ये सीख लो। तो फिलहाल सबको साइड करके इकट्ठा करके लिखते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें, जो टाइम पीरियड है किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, तो मास पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, जी पे डिपेंड कर रहा है, किस पावर पे डिपेंड कर रहा है। तो मास पे हम मान लिए थे एक्स पावर पे, लेंथ पे मान लिए थे वाई पावर पे, और जी पे जी पावर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सेट। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व इस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टाइम, और ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो इक्वल्स टू के साथ एक कांस्टेंट आ जाएगा। साथ में हो गया मास, लेंथ और ग्रेविटी, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ डायमेंशन इक्वेट करेंगे। दोनों तरफ हम लोग डायमेंशन लिखेंगे, दोनों तरफ का डायमेंशन क्या होगा। तो अगर हम लोग देखो बात कर ले, टाइम का डायमेंशन अगर लिखेंगे तो लिखना तो तीनों को इन्वॉल्व करके, मास और लेंथ और टाइम तीनों को इन्वॉल्व करके। तो यहाँ मास 0 है, लेंथ 0 है, टाइम 1 है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में अगर चले जाएंगे तो के कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट है वो। ये हो गया मास, तो मास के लिए m लिखेंगे, साथ में x लिखेंगे। ये हो गया l कहने का मतलब हो गया लेंथ, लेंथ लिखेंगे, y लिखेंगे। और सी ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहने का मतलब हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब l t-2, और ये हो गया पावर में सेट। ये कुछ हो गया। इस पूरे को अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो यहाँ मिलेगा वो मिलेगा m पावर x, l हो गया y, l हो गया z। अगर सेम बेस है, पावर अलग अलग है, तो पावर हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये तुम लोग पढ़ा होगा क्लास 8 9 में। अगर l सेम है, ठीक है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो l पावर क्या हो जाएगा, y प्लस z, और t पावर हो जाएगा -2z, ठीक है। ये हो गया। यहाँ तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, यहाँ कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ का डायमेंशन अगर हम लोग लिख लें तो अब हम लोग करेंगे कंपैरिजन, डायमेंशन का कंपैरिजन। तो लिख देते हैं ऑन कंपेयरिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड। तो क्या देखने को मिलेगा, वो भी देख लिया जाए जो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे m0 है, तो एक तरफ मिल गया अपने को m0, यहाँ लिखते हैं m0, और एक तरफ क्या मिल गया m पावर x।
तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 0, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करेंगे, अब जो दूसरा चीज़ मिलना चाहिए अपने को, दूसरा चीज़ क्या मिलेगा, l कंपेयर, l से पहले t कंपेयर करें क्योंकि t में सिंपल पावर है, यहाँ t1 है, तो ये हो गया t1 और यहाँ t माइनस 2z, तो यहाँ से जो z का वैल्यू है वो मिल जाएगा -2। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। डायरेक्ट थोड़ा सा करते हैं। अब उसके बाद हम लोग देख रहे हैं तीसरा चीज़ क्या अपने पास l, एक तरफ है L0 और एक तरफ है Ly प्लस z। कंपेयर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, जेड का वैल्यू है -1/2, उधर जाएगा तो +1/2 हो जाएगा, मतलब y का वैल्यू आ जाएगा 1/2। तो मतलब अपने को x का भी वैल्यू मिल गया, देख लो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लें, ये x का वैल्यू मिल गया, अरे यार ये x का वैल्यू मिल गया 0, y का वैल्यू मिल गया 1/2 और z का वैल्यू मिल गया -1/2, तीनों वैल्यू मिल गया। अब तीनों वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में रखेंगे, फिर देखेंगे क्या मिलेगा, ठीक है। तो साफ करते हैं बाकी सारा बवाल को। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। इसके बाद से, ये तो ऊपर का पार्ट था, इसके बाद से जो लिखेंगे वो हम बोल रहे हैं। तो यूजिंग लिखेंगे यहाँ पे हम लोग यूजिंग x y z इन इक्वेशन 1, यही था इक्वेशन 1, t हो गया, ठीक है। फिर k कांस्टेंट है, m पावर x है, x का वैल्यू कितना आया था 0, x का वैल्यू 0, l पावर क्या है y, l का वैल्यू आया है अपने पास 1/2 और z पावर z का वैल्यू है -1/2। ये क्या होता है यार, ठीक है, z का वैल्यू -1/2। अब इसको अगर अरेंज करके लिखेंगे तो k, m तो हट गया, पावर 0 है तो मतलब 1 आ जाएगा, l रूट मतलब पावर हाफ है तो रूट आएगा, और हाफ है तो रूट आएगा, और ये l है और g माइनस है तो मतलब -1/2 है तो g डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये प्लस है तो l ऊपर रहेगा। तो कुल मिला के जो फॉर्मूला आ गया अपने पास डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करके, वो आ गया l इज इक्वल्स टू k रूट में l/g। ये आ गया फॉर्मूला अपने पास टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। लेकिन ये जो कांस्टेंट k है इसका वैल्यू क्या होगा ये हम लोग नहीं बता सकते। तो डायमेंशनल एनालिसिस का बस एक यही प्रॉब्लम है कि कांस्टेंट के बारे में वो नहीं बता पाता, बाकी जिन जिन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है अगर ये हमको मालूम है तो हम लोग फार्मूला सिंपल निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम उम्मीद करेंगे कि ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा और हम लोग टाइम पीरियड निकाल लिए सिंपल पेंडुलम का, बिना ऑसिलेशन चैप्टर को पढ़े टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाल लिया। तो ऐसे अगर तुम लोगों के पास कोई क्वेश्चन आता है कि किसी का टाइम फॉर्मूला निकालना है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिर अब इस चैनल को चेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं, मतलब अब अपना मेरे हिसाब से एग्जाम्पल तो हो गया, अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन शुरू करने से पहले तुम लोगों को बता दें कि तुम लोग भी कुछ क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है। बताएंगे तो हम ही, लेकिन एक बार खुद से ट्राई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वीडियो देख के बस सुन और समझ सकते हैं, सीखना है तो प्रैक्टिस खुद करना पड़ेगा, नहीं तो बस जीवन भर वीडियो देखता रह जाएगा तो हम लोग आगे फिर कुछ होगा नहीं। वैसे भी एनसीईआरटी में ज़्यादा क्वेश्चंस हैं नहीं, तो एक बार खुद से ट्राई करो करने का। अब खुद से ट्राई करेंगे, थोड़ा सोचेंगे, विचारेंगे, गलत करेंगे, सही करेंगे, समझेंगे क्या गलत है क्या सही है, तो थोड़ा सही जाएगा वो, ठीक। अब हम लोग बात कर ले इसमें, तो तुम लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना, हम कल डिस्कस करेंगे इसको, लेकिन तुम लोग ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2 जो फिल इन द ब्लैंक्स है दोनों इन दोनों को ट्राई करना, मतलब ये ट्राई करना, बाकी तो हम बताएंगे लेकिन ये ट्राई करना। उसके बाद हम लोग सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, मतलब मेरे पास जो पुराना बुक है ना, पुराना बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 10 है, बाकी नए बुक के हिसाब से जो भी है हमको नहीं पता। क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे डिस्प्ले कर देने का, अगर डिस्प्ले हो जाएगा तो, कि कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे बुक के हिसाब से, मेरे एनसीईआरटी के हिसाब से क्वेश्चन नंबर हम 10 डिस्कस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग। तो कह रहा है कि भाई जो भी सिग्निफिकेंट फिगर है वही हमको बता दीजिए। तो क्वेश्चन पहला कुछ ये है, इसमें ए नंबर 0.007 मीटर स्क्वायर ये दे रखा है। अब पूछा है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना सारा होगा, तो क्या लग रहा है कितना सारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अभी हम बात करते हैं अगर 1 से छोटा है, मतलब कोई नंबर 1 से छोटा है, लेस देन 1 है,
तो अगर हम उसमें देखेंगे तो नॉन ज़ीरो जो नंबर है, नॉन ज़ीरो जो डिजिट है वही सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि बस 7 ही लेंगे। ठीक है, फिर चलते हैं बी नंबर। बी नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है, तो ये कह रहा है कि 2.64 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²4, इसका कितना सारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके हम बता देते हैं। वैसे तो ये पता ही होगा कि जो नॉन ज़ीरो डिजिट होता वही होता सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन यहाँ पे 10⁻24 दे रखा, मतलब कितनी बार ज़ीरो लग रहा है, 24 बार ज़ीरो लग रहा है। वो 24 बार लगे चाहे 1000 बार लगे, उससे क्या लेना देना। मान लो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ये जो चीज़ दे रखा है इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 264 इंटू 10⁻22 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, मतलब डेसिमल हम हटाएं बस। फिर इसको 264 22 बार ज़ीरो आएगा क्या, आएगा 22 बार ज़ीरो। और अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे कि सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग बात करेंगे तो नॉन ज़ीरो डिजिट जो होता है सिग्निफिकेंट फिगर वही होता है। तो यहाँ पे नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, 3, यही 3 तो है, 264, तो ये हो गया सिग्निफिकेंट फिगर। वही यहाँ पे भी बात कर लेंगे तो यहाँ पे भी क्या दिख रहा अपने को, 3 ही दिख रहा। वही चीज़ यहाँ पे भी बात करेंगे तो यहाँ पे भी क्या दिख रहा अपने को, 3 ही दिख रहा। तो लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है क्वेश्चन का, लेकिन आंसर तो सेम ही आना है तीनों सेम ही क्वेश्चन, ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, है तीनों सेम ही क्वेश्चन। और तीनों के लिए अगर हम आंसर पूछते हैं सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, तो तीनों के लिए सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर 3 आएगा, क्योंकि लेना अपने को क्या है, 264 ही लेना है। तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, भावना में गेंदा भी है जैसा मत बह जाना और कुछ भी मत कर देना। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने के सिलसिले में। तो वो ये कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, सुनो क्या कह रहा है, क्या ये रहा है सी नंबर, ये 0.2370, 0.2370 यूनिट, जो भी यूनिट से अभी अपने को मतलब नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा वो पूछ रहा है, तो बता दो। तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। डेसिमल के बाद अगर लास्ट में ज़ीरो है तो उसको हम लोग लेंगे, लेकिन बीच मतलब पहले ज़ीरो आ रहा है तो वो नहीं लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे था पहले ज़ीरो आ रहा है तो इसको नहीं लेना है, लेकिन लास्ट में है तो उसको काउंट करना है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना सर हो गया, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे, वो है 6.320, ये है 6.320। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4। क्यों हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद का ज़ीरो वैल्यूएबल है, मतलब 1 2 3 4 डेसिमल के बाद का ज़ीरो लेना है। लेकिन अगर यहाँ डेसिमल होता ही नहीं, केवल दिया रहता 6320, तो कितना होता, 3 होता सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, फिर अब हम लोग अगला बात कर ले क्वेश्चन नंबर ई क्या है अपने पास, 6.032। फिर से वही देखो 6.032 वही है, थोड़ा इधर उधर करके। तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया अपने पास, 4 हो गया सिग्निफिकेंट फिगर। अब हम लोग चलते हैं एफ़ नंबर, एफ़ हो जाएगा 0.0006032। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यही हो जाएगा 4, क्योंकि पहले डेसिमल के बाद का जीरो तो लेना नहीं है, जो नॉन ज़ीरो डिजिट है उसी को लेना है। तो यहाँ पे भी आंसर कितना हो जाएगा अपने पास, 4 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सिग्निफिकेंट फिगर वाला कहानी समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो अपने टॉपिक से रिलेटेड है, वो है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, तो उसको डिस्कस कर लिया जाए। तो उससे पहले इसको साफ़ कर देते हैं, मतलब मेरे बुक के हिसाब से 11, तुम लोगों के बुक के हिसाब से पता नहीं। क्वेश्चन डिस्प्ले कर देंगे तो देख लेना कि कौन सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये सब खुद से एक बार ज़रूर ट्राई करना है, बहुत कुछ है नहीं इसमें। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, द लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर मेटल शीट ना, नहीं ये वाला नहीं, तुम्हें लोगों का बुक के हिसाब से 11 नंबर है। कह रहा है कि जो मास है ऑफ अ बॉक्स मेजर्ड बाय ग्रॉसर बैलेंस इज इतना। तो मास अपने को दे रखा 2.30 kg, ठीक है, किसी ग्रॉसर बैलेंस का जो मेज़र कर सकता। अब कह रहा है 2 गोल्ड पीस ऑफ अ मास इतना इतना आर एडेड टू द बॉक्स। एक बॉक्स में हम लोग 2 अलग अलग मास को आर एड कर दे रहे हैं, जिसको एम डैश और एम डबल डैश बोल देते हैं। कितना ग्राम का, तो 20.15 ग्राम का, और इसको हम लोग करते रहे 20.17 ग्राम का। मतलब एक बॉक्स है, उस बॉक्स में 2 गोल्ड पीस को और ऐड किया जा रहा है। एक बॉक्स है, मान लो हो गया,
अब इस बॉक्स में दो अलग अलग मास को, पहले ये बॉक्स ऑलरेडी कितना वेट कर रहा था 2.3, अब इसमें दो अलग अलग और ऐड हम लोग कर दिए, तो दो अलग अलग और मास ऐड कर दिए, तो पूछ रहे कि टोटल मास कितना हो जाएगा। तो ये तो नर्सरी क्लास वाला क्वेश्चन हो गया। तो टोटल मास निकालना मतलब सबको ऐड कर देना है। अब सबको ऐड, अब देखो यूनिट का ख्याल रखना है, यहाँ पे ये केजी है, ये ग्राम है, ये ग्राम है, तो केजी में चेंज करके सबको ऐड कर देना, आ जाएगा आंसर। और अगर डिफरेंस निकालना है, क्योंकि इसी में बी नंबर पूछा है, डिफरेंस इन द मास ऑफ द पीसेस, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। टोटल में तो सबको निकालेंगे ऐड करके, लेकिन डिफरेंस में जो पूछा है, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो इन दोनों का ही डिफरेंस निकालेंगे, तो इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट माइनस कर देंगे, आ जाएगा आंसर। तो एक बार खुद से ये ट्राई करना, ये मेरे बताने लायक तो नहीं लग रहा हमको, मतलब हाँ देख लिए तो सोचे डिस्कस करें, लेकिन बताने लायक तो नहीं लग रहा ऐसा कोई भारी भरकम क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देख ले, मेरे बुक में 15 नंबर है और तुम लोग के बुक में कितना होगा वो देख लेना। तो 15 नंबर क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन डिस्प्ले कर देंगे। क्या है कि एक फेमस रिलेशन है इन फिजिक्स रिलेट्स मूविंग मास टू द रेस्ट मास, मतलब एक होता है मूविंग मास जिसको m बोलते हैं, एक होता है रेस्ट मास जिसको m0 बोलते हैं, ठीक है। और एक रिलेशन है जो एल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिया गया था, तो एक लड़का उस रिलेशन को लिखता है, तो क्या लिखता है, m = m0 अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर और होल टू द पावर 1/2, लेकिन ये एक कांस्टेंट c को लिखना भूल जाता है। इसी फॉर्मूले में एक कांस्टेंट c होगा, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट होगा, ये c को इस्तेमाल करना इस फॉर्मूले में भूल जा रहा है। तो यही पूछा जा रहा है कि c को कहाँ लिखा जाएगा, तो ये भी डायमेंशन की मदद से हो जाएगा। हमको चेक करना है करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला। हमको ये पता है कि उस लड़के को फार्मूला याद था, मतलब वो लिखने का कोशिश किया, लेकिन एक पर्टिकुलर जो c टर्म है वो भूल गया लिखना, तो उस c को कहाँ लिखेंगे ताकि ये फार्मूला सही हो जाए, मतलब वो जितना लिखा सही लिखा है, इसमें कोई गलती नहीं, इतना पता है अपने को। बस अपने को c को अरेंज करना कि c को कहाँ रख दें हम लोग कि ये फार्मूला सही हो जाए। अब देखो ये कैसे होगा, तो ये भी होगा डायमेंशनल कंसिस्टेंसी से। अब अगर हम लोग बात करें LHS में है अपने पास m कहने का मतलब हो गया मास। और अगर हम लोग बात कर ले RHS में अपने पास m0 अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर, और m0 कहने का मतलब हो गया मास, लेकिन नीचे जो है अपने पास है वेलोसिटी, ठीक है। अगर हम लोग बात कर लेंगे कि हमको अगर दोनों तरफ सेम करना है, तो एक तरफ तो है अपने पास m, डायमेंशन में m, तो यहाँ पे भी डायमेंशन क्या ही होना चाहिए, m ही होना चाहिए, तभी तो दोनों इक्वल आएगा। एक तरफ तो फिक्स है, मतलब LHS में तो फिक्स है कि वहाँ पे डायमेंशन क्या दे रखा, मास दे रखा है, लेकिन राइट हैंड साइड में अपने पास डायमेंशन अगर देखेंगे तो मास भी है और साथ साथ वेलोसिटी भी है, 1 माइनस ये वेलोसिटी भी है। तो ये वेलोसिटी को अगर हम किसी तरीके से हटा दें तो अपना जो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी है वो इक्वल हो जाएगा, मतलब दोनों तरफ मास आने लगेगा और फार्मूला सही हो जाएगा। तो जो खेल ख़राब कर रहा है कहीं ना कहीं ये वेलोसिटी खेल ख़राब कर रहा है, ये जो वेलोसिटी है यही खेल ख़राब कर रहा है। इसको हटाना है, तो इसको हटाने के लिए जो c है, c भी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, कहीं ना कहीं स्पीड है, तो दोनों का यूनिट तो सेम होगा, वेलोसिटी और स्पीड का यूनिट तो सेम होगा। तो मतलब क्या, अगर इस v को हटाना है तो हमको इस v को डिवाइड करना पड़ेगा c से, और भी केवल c से नहीं, c स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ आ रहा क्या बोल रही है, जादू जा रहा, किसी सरवानी में कोई परेशानी तो नहीं है, पहुंच रहा होगा वहाँ तक, हम समझ उम्मीद कर रहे हैं ऐसा। तो हम बोले कि अपने को इसको, इस इक्वेशन को अगर सही साबित करना है तो हम लोग देखें LHS में क्या लिखे, डायमेंशन m, RHS में डायमेंशन अपने पास m आ रहा था, साथ में वेलोसिटी आ रहा था, लेकिन ये वेलोसिटी ही तो खेला ख़राब कर रहा है। तो इस वेलोसिटी को अगर हम साइड कर दें तो अपना काम हो जाएगा। तो वेलोसिटी को साइड कैसे करेंगे, तो अपने पास है एक टर्म c भी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, ये जो c है ये भी स्पीड ऑफ लाइट है। तो अगर अपने पास 1/v स्क्वायर दे रखा है, अगर हम 1/c स्क्वायर लिख दें और होल टू द पावर 1/2 लिख दें तो शायद अपना काम हो जाएगा। इधर मास था, इधर भी मास था, और इस दोनों वेलोसिटी को डिवाइड कर देंगे तो दोनों तरफ मास ही बचेगा। समझ रहा, अभी हम केवल ऐसे समझा रहे, लेकिन इसको तो पूरा थियोरेटिकली लिखना है, ये जो भी कहानी कर रहे हैं उसको लिखना है, तो अपना काम हो जाएगा। तो कुल मिला के c का अरेंजमेंट कहाँ होना चाहिए, वेलोसिटी के नीचे, ताकि ये वेलोसिटी कट जाए और दोनों तरफ अपने पास मास बचे। तो जो करेक्ट फार्मूला हो जाएगा वो ये हो जाएगा, m = m0 माइनस 1/- v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। अब इसको लिखने का क्या तरीका होगा, तो लिखने का तरीका देख लिया जाए, जान लिया जाए, समझ लिया जाए, बूझ लिया जाए। पहले थोड़ा साफ कर लिया जाए।
तो क्वेश्चन था कि अपने को फार्मूला करेक्ट करना है, ठीक है। तो अब लिखेंगे कि द गिवन फार्मूला विल बी डायमेंशनली करेक्ट। कब होगा? जब कौन सा टर्म था? वी स्क्वायर। ओनली व्हेन डायमेंशन ऑफ बोथ साइड रिमेन सेम। जो फॉर्मूला है डायमेंशनली करेक्ट कब होगा? जब दोनों का डायमेंशन सेम होगा। दोनों का डायमेंशन सेम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अब थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर दे। दिस इज ओनली तो 1/v स्क्वायर। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन 1 माइनस वी स्क्वायर, और यही था ना, यही था 1 माइनस वी स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 इज डायमेंशनलेस। इसको हम डायमेंशनलेस बना दें। यहाँ बहुत हवा में लिख रहे हो ना। इज डायमेंशनलेस विच इज़ ओनली पॉसिबल, दिस इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन 1 माइनस वी स्क्वायर इज डायमेंशनलेस। अगर इसको हमको डायमेंशनलेस बनाना है, विच इज़ पॉसिबल व्हेन v square is divided by c square। अब v स्क्वायर को c स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो वो डायमेंशनलेस हो जाएगा और फॉर्मूला करेक्ट हो जाएगा। दस द फॉर्मूला तो क्या था? m इज इक्वल्स टू, अरे यार, m इक्वल्स टू m नॉट 1/v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। ये अपने पास फॉर्मूला है। तो ये कहानी लिखना अपने शब्दों में कुछ भी लिख सकता है, बस चीज़ों को समझो कि क्या किए हैं हम, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ आएगा और अभी फ़िलहाल यहीं तक रखते हैं। जितना क्वेश्चन था हम लोग जो डायमेंशन पढ़े, सिग्निफिकेंट फिगर देखे, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन कर लें। बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। और जितना भी आज के वीडियो में था उम्मीद करेंगे समझ आया है और तुम लोग अपने से भी ट्राई करेगा, ठीक है। तो तब तक अपना ख्याल रखो, थोड़ा मोड़ा पढ़ाई करते रहो, फिर मिलते हैं हम लोग बाद में। धन्यवाद, राम राम।